नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लास में आपका। आज की क्लास 12th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में 10वां जो चैप्टर फोटोसिंथेसिस का हम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस जो है उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी की थी। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में जो महत्वपूर्ण चीज़ें काम में आती हैं उनको कैसे काम में लिया जाता है, किस प्रकार से, उनके बारे में पढ़ा था। जैसे प्रकाश संश्लेषण ये है जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल के अणु का प्रयोग होता है या उपयोग होता है, और साथ में इसमें काम में आता है सनलाइट या सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल या पिगमेंट जिनको हम कह सकते हैं वो, और बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। ये पूरा समीकरण है। अब इसमें काम में आने वाली चीज़ें जैसे कि लाइट जो है वो काम में आती है, एनर्जी जो है वही प्रोवाइड करती है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज को बनाया जा सके या फूड का फॉर्मेशन किया जा सके। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो लाइट से प्रोवाइड होती है। तो लाइट ऑफ नेचर ऑफ लाइट जो है उसके बारे में हमने कल की क्लास जो है उसमें पढ़ लिया था। इसके बाद में साइट कहाँ पर होता है ये प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें हमने पढ़ा था ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें उसके स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड के स्टेक्स मिलते हैं या चट्टे मिलते हैं जिनको क्या कहते हैं, ग्रेना। ग्रेना की जो एक यूनिट है वो एक थाइलेकोइड है। एक थाइलेकोइड वो बड़े स्तर पर हम देखें तो थाइलेकोइड की इंटरनल सरफेस जो होती है उसके ऊपर क्वांटासोम मिलते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बने होते हैं किनसे, पिगमेंट मॉलिक्यूल से। तो यहाँ तक की स्टडी जो है वो हमने कर ली थी। अब इसके बाद में फोटोसिंथेसिस में जो एक और एसेंशियल चीज़ है या फैक्टर है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसकी स्टडी जो है वो हम आज की क्लास में करते हैं। अब यहाँ पर इस समीकरण में देखें क्लोरोफिल तो यह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो हम किनको कहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जो कलर्ड होते हैं और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाते हैं। तो मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये पिगमेंट जो है वो कहाँ पर होते हैं, ग्रेना में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी ग्रेना या थाइलेकोइड में, और उनमें भी छोटे छोटे पार्टिकल यानी क्वांटासोम के रूप में ये मिलते हैं। प्लांट्स में जो पिगमेंट मिलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके और फिर उसका स्थानांतरण जो है वो करते हैं आगे फोटोसिंथेसिस में। प्लांट में मिलने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्लोरोफिल और दूसरे जो हैं वो है कैरोटीनॉइड्स। इसमें मेनली यदि हम ध्यान में रखें तो ये ध्यान में रखना है, इसमें चीफ पिगमेंट जो होते हैं, जो मुख्य पिगमेंट होते हैं, मेन पिगमेंट जो होते हैं वो है क्लोरोफिल, और कैरोटीनॉइड जो है वो एक तरह से देखा जाए तो ये एक्सेसरी पिगमेंट का काम करते हैं। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को सीधे एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये चीफ पिगमेंट हो गया। और कैरोटीनॉइड जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन वो उस एनर्जी को फिर प्रोवाइड करवाते हैं क्लोरोफिल को, और क्लोरोफिल फिर पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में, इसलिए ये सहायक या एक्सेसरी पिगमेंट जो है उसके रूप में इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी दोनों की अलग अलग। क्लोरोफिल जो है ये प्लांट्स में मिलने वाला मेन पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ही है, जो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन के साथ में दूसरे कलर जो है वो भी इनमें मिलते हैं, लेकिन मेन कलर जो है इनका वो कैसा होता है, ग्रीन ही होता है। जैसे क्लोरोफिल ए है वो ग्रीन ब्लू कलर का, या क्लोरोफिल बी है वो ग्रीन येलो कलर का होता है, लेकिन मेन कलर जो है वो तो ग्रीन ही है। तो ये ग्रीन कलर के और मेन पिगमेंट जो है वो पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर वगैरह की यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले 3 साइंटिस्ट थे, उनके नाम थोड़े से ध्यान में रख लें, कोई ज़्यादा विशेष तो नहीं है लेकिन फिर भी नाम को ध्यान में रखोगे। एक विल्स स्टोटर, दूसरे जो
थे विल स्टोटर के अलावा, वो थे स्टाल और ए फिशर। तो विल स्टोटर, स्टाल एंड ए फिशर, these are the scientists that studied about the chemical structure of a chlorophyll molecule। एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, एक इसको भी ध्यान में रखोगे, जिसमें दो पोल होते हैं, एक हेड और एक जो है वो होगा टेल। अब इनमें हेड और टेल की यदि हम बात करें तो इनकी केमिकल स्ट्रक्चर जो है उसके बेसिस पर ये अलग अलग दो पार्ट जो हैं या दो पोल जो हैं वो इसमें होंगे। हेड जो है वो बना होता है पोरफायरिन रिंग का, इसमें एक पोरफायरिन रिंग होती है, और टेल जो है वो बनी होती है फाइटोल चेन से। तो फाइटोल चेन जो है वो तो बनाती है टेल, और पोरफायरिन रिंग जो है वो बनाता है हेड पार्ट इसका। ये जो पोरफायरिन रिंग है एक्चुअल में देखा जाए तो ये चार अलग अलग रिंग से मिलकर बनती है। उन चारों रिंगों को कहा जाता है टेट्रापायरोल रिंग्स। तो इसमें टोटल 4 टेट्रापायरोल रिंग होती हैं। अब इनके स्ट्रक्चर को, केमिकल स्ट्रक्चर जैसे बुक वगैरह में इसका जो दिया हुआ है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वैसा याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा सा ये ध्यान में रख लें कि मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल जो है उसके साथ में 4 पायरोल रिंग जो हैं, टेट्रापायरोल रिंग जो हैं वो जुड़ी होती हैं। टेट्रापायरोल रिंग इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, यूं इस टाइप से, एक टेट्रापायरोल रिंग, ये दूसरी टेट्रापायरोल रिंग, ये तीसरी टेट्रापायरोल रिंग, और ये लास्ट 4th है टेट्रापायरोल रिंग। ये इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। इनके साथ में यहाँ पर ये फाइटोल टेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से देखें तो ये इसका हेड पार्ट हो गया, ये इसका टेल पार्ट हो गया। ये टेल पार्ट फाइटोल चेन से बना है और हेड पार्ट जो है वो पोरफायरिन रिंग से मिलकर बना है। इसमें 4 टेट्रापायरोल रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं हेड में। इन चारों रिंग को आपस में जोड़ने का काम जो है वो एक सेंट्रल मॉलिक्यूल करता है, वो कौन सा है? मैग्नीशियम। इसीलिए मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण से ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। हालांकि सोल्यूबिलिटी जो है वो क्लोरोफिल ए के बजाय क्लोरोफिल बी की ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल के, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो भी एक ही तरह का नहीं होता। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो भी 7 टाइप के होते हैं। तो इसके 7 टाइप्स मिलते हैं, एक उनको भी ध्यान में रख लोगे। कौन से? क्लोरोफिल, चलो इसको बाद में पढ़ लेंगे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियोविरिडेन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये 7 जो हैं इसके टाइप मिलेंगे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी और ए, और बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसमें मेनली ये 2 ध्यान में रखें। हायर प्लांट जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल सी, डी और ए ये जो है वो मिलते हैं एल्गीज में। एल्गी जो है उनके अंदर ये मिलेंगे। और बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल जैसे नाम से ही पता चलता है ये केवल बैक्टीरियाज में मिलते हैं। हायर प्लांट जो है जिनके अंदर हम फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो पढ़ेंगे, उनमें ये एब्सेंट ही होते हैं। तो इस बेसिस पर देखा जाए तो 2 टाइप के हो गए। इसमें से भी हम देखें तो क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल बी जो है वो एसेसरी पिगमेंट के रूप में मिलेगा, जैसे कैरोटीनॉइड होते हैं वैसे ही। तो क्लोरोफिल चीफ पिगमेंट है या मेन पिगमेंट है, और उसमें भी यदि देखा जाए तो उसके जो 7 टाइप होते हैं उसमें से क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है, और क्लोरोफिल बी जो है वो क्या है? एक एसेसरी यानी एक सहायक पिगमेंट जो है उसकी तरह से ये एक्ट करता है या काम करता है। सोल्यूबिलिटी दोनों वाटर में सोल्यूबल है, हालांकि इसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो मोर सोल्यूबल इन वाटर होता है कंपेरेटिवली क्लोरोफिल ए के। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। इसके अलावा इनका एक फॉर्मूला जो है केमिकल फॉर्मूला उसको जरूर ध्यान में रखना। ये है
C55H72O5N4Mg। ये है क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चरल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला। एंड द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी, उसको ध्यान में रख लें, वो है C55H70O6N4Mg। इसको यूँ ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक को ध्यान में रख लो, बाकी जो है वो दूसरा अपने आप ध्यान में रह जाएगा। इसमें देखिए अंतर किसका है, इसमें क्लोरोफिल ए का मोलिकुलर फार्मूला ये है, क्लोरोफिल बी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए में जो भी उसका मोलिकुलर फार्मूला लिखा हुआ है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तो उतने ही रहने दें, 55-55 4-4 Mg11। ये है अंतर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। क्लोरोफिल ए में जितने भी हाइड्रोजन है क्लोरोफिल बी में उससे 2 कम, और ऑक्सीजन जितना है उससे 1 ज्यादा। तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, 1 ऑक्सीजन का एटम जो है वो बस इंक्रीज हो गया, यानी इतना सा ही अंतर होगा, एक H2O का अंतर होता है। अब यहाँ पर ये अंतर देखें तो किसके कारण से होता है, क्लोरोफिल ए और बी दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम ही है, दोनों में ही हेड पोरफायरिन रिंग से बनी हुई और टेल फाइटोल टेल से बनी हुई। फाइटोल टेल में 20 कार्बन है, बाकी 35 कार्बन यहाँ पर होते हैं। इसमें से जो सेकंड रिंग है उस पर एक ग्रुप जो है वो यहाँ पर मिलता है जिसको हम CH3 ग्रुप कहते हैं। तो CH3 यानी मेथिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए में, जबकि क्लोरोफिल बी में इस मेथिल की बजाय एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो CH3 है तो मोलिकुलर फार्मूला ये है, और CH3 की जगह यहाँ पर CHO आ गया तो क्लोरोफिल बी हो गया। तो इसके बेसिस पर देखें तो इसमें हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यानी बस अंतर ये हुआ कि 2 हाइड्रोजन 3 में से एक बचा, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, उसकी जगह ऑक्सीजन जुड़ गया। तो केवल ये इतना सा अंतर होता है क्लोरोफिल ए और बी में। इसके अलावा क्लोरोफिल ए जो है वो और बी जो है दोनों ग्रीन कलर के तो है ही, लेकिन ग्रीन कलर के साथ साथ में ये जो कलर शो करते हैं वो है क्लोरोफिल ए जो है वो ग्रीन ब्लू कलर का होता है और ये ग्रीन येलो कलर का होता है। तो ये एक और अंतर जो है वो इनके अंदर रहेगा। तो ये तो जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो हुई किसकी, क्लोरोफिल की। तो इसमें मुख्य रूप से ध्यान में रखें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट द पिगमेंट मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट दैट इज ऑफ ग्रीन कलर, 2 ग्रीन कलर का होता है। एक क्लोरोफिल इज ऑफ 7 टाइप्स, क्लोरोफिल्स आर ऑफ 7 टाइप्स, क्लोरोफिल A, B, C, D, E, बैक्टीरियोवेरिडिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, मेनली क्लोरोफिल A और B। विल्स, टोटर, स्टॉल और फिशर ने इसकी स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी की थी, जिसमें 2, ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 पोल होते हैं, हेड और टेल। हेड पोरफायरिन रिंग से बना है जो एक्चुअल में 4 टेट्रापायरोल रिंग से मिलकर बनता है जो आपस में मैग्नीशियम मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं। फाइटोल टेल जो है वो फाइटोल चेन से बनी होती है जिसमें 20 कार्बन होते हैं। अब ये क्लोरोफिल ए और बी, इनमें देखा जाए तो मेन जो है वो क्लोरोफिल ए है, बी जो है वो एसेसरी क्लोरोफिल होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है मोलिकुलर फार्मूला वो ये है क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4Mg एंड क्लोरोफिल बी C55H70O6N4Mg। मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर क्लोरोफिल ए में, और क्लोरोफिल बी में मेथिल ग्रुप एब्सेंट होता है, उसकी जगह पर एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये तो जो है वो स्टडी हमने की क्लोरोफिल पिगमेंट की। अब इसके बाद में हम दूसरे पिगमेंट पर आते हैं। दूसरा जो पिगमेंट है वो क्या है, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड में कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। कैरोटीनॉइड जो है वो एक तो एसेसरी पिगमेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट है, और इन्हें एसेसरी पिगमेंट जो है उनकी स्ट्रक्चर वगैरह जो है उसकी खोज की थी किसने, वैकेनरोडर ने। तो ये भी कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, बस इतना ध्यान में रख लें कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बने होते हैं, सिंपल टाइप के होते हैं, एसेसरी पिगमेंट का काम करते हैं। वैकेनरोडर ने इन्हें सबसे पहले खोजा था गाजर में। गाजर का जो लाल रंग होता है, कैरोट का जो
रेड कलर होता है वो किसके कारण से होता है? इसे कैरोटीनॉइड्स के कारण से ही होता है। ये कैरोटीनॉइड जो है इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कैरोटीन और दूसरे जो है वो है ज़ेंथोफिल। कैरोटीन जो है इनका मोलिकुलर फार्मूला ये होता है C40H56 C40H56। इसमें भी यही, ज़ेंथोफिल में भी यही होगा C40H56O2। दो ऑक्सीजन मोलिक्यूल जो है वो इसमें क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं, और बाकी सारी चीज़ जो है वो फार्मूला जो है वो सेम ही होगा। इसके अलावा क्लोरोफिल का, ये कैरोटीन जो है इनका कलर जो है इसमें भी अंतर होता है। कलर के बेसिस पर यदि हम देखें तो कैरोटीन जो है इनका जो कलर है वो होता है रेड। ये रेड कलर के पिगमेंट हैं, जबकि ये जो है वो या तो ब्राउन या फिर येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। इनमें देखा जाए तो एग्जांपल जैसे लाइकोपिन है, वो एक कैरोटीन ही है, लाइकोपिन है, या बीटा अल्फा कैरोटीन। ये कैरोटीन में सबसे मेनली यदि देखा जाए तो बीटा कैरोटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टमाटर का, गाजर का जो लाल रंग है वो बीटा कैरोटीन की प्रेजेंस के कारण से होता है। तरबूज का लाल रंग है वो भी बीटा कैरोटीन के कारण से। जबकि ज़ेंथोफिल जो है वो ब्राउन या येलो कलर के पिगमेंट होते हैं, और मेनली ये फ्लावर बड जो होते हैं या फ्लावर के जो सेपल होते हैं उनके अंदर ये मिलते हैं। तो कैरोटीनॉइड दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। ये फार्मूला वगैरह कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कलर ध्यान में रख लें। कैरोटीन रेड कलर का, ज़ेंथोफिल येलो ब्राउन कलर का। और इनमें मेनली देखा जाए तो बीटा कैरोटीन जो है वो इसका मेन पिगमेंट मिलता है, जबकि ज़ेंथोफिल जो है उनमें देखा जाए तो ल्यूटिन ये इनका मेन पिगमेंट है। ठीक है, तो ये हमने पिगमेंट्स के बारे में स्टडी की। अब इसके बाद में आगे का जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ ए फोटोसिंथेसिस जो है इसको हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा चैप्टर जो है इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे पूरी जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की, उसमें जो अलग अलग स्टेप हैं उनका पूरा डिटेल मैकेनिज्म जो है वो सारा हम पढ़ेंगे। उसी बेसिस पर 4 नंबर के क्वेश्चन, बड़े जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ डायग्राम्स वगैरह जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। लेकिन हमें उनको पढ़ें तो उससे पहले आज जो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हम इसका सारांश पढ़ लेते हैं। यानी एक छोटे से टॉपिक में पूरा चैप्टर जो है उसको एक साथ कंक्लूड कर लेते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद में उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस की जो पूरी स्टेप है इसको हम 3 जो स्टेप्स हैं इनमें हम डिवाइड कर सकते हैं, या फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेप जो है उसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ ए लाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मेनली क्लोरोफिल एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए वाटर मोलिक्यूल एंड ऑब्टेनिंग ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड O2 ऑक्सीजन। तो पहला जो चरण उसमें यह होगा कि लाइट का अब्जॉर्प्शन किया जाता है पिगमेंट्स के थ्रू, और फिर जल का अपघटन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होता है, जिससे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होते हैं। अब इसके लिए पूरी जो फोटोसिंथेसिस है उसकी जो उसमें जो भी हमने उसका केमिकल इक्वेशन देखा था उसको ध्यान में रखें। 6CO2 + 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल C6H12O6 6O2 + 6H2O। इस पूरे को हम स्टेप में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम पढ़ेंगे। ये इक्वेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के, लेकिन ये अलग अलग भागों में बने होते हैं, यूँ एक साथ कंप्लीट नहीं होती है, इसमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। इनमें मेनली देखा जाए तो पहला स्टेप जो है वो ये हो गया, जिसमें लाइट, क्लोरोफिल और वाटर मॉलिक्यूल जो है ये काम में आते हैं। ठीक है, इसमें
ये इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, O2 रिलीज होगी ये। तो ये 4 चीजें हैं, ये जो हैं वो रिलेटेड है किससे, पहले स्टेज से। तो सबसे पहले सनलाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है पिगमेंट मॉलिक्यूल के द्वारा। पिगमेंट मॉलिक्यूल जिसमें मेनली कौन सा होता है, क्लोरोफिल मेन पिगमेंट यही है, बाकी एसेसरी है। ये लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, तो उस एनर्जी के कारण से वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, उसका लाइसिस कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, या उसको तोड़ देते हैं, या डिसोसिएट कर देते हैं। उसके डिसोसिएशन से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो है वो मिलती है। अब टोटल यदि हम देखें तो कितने 12 जल के अणु हैं। एक जल के अणु से क्या बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोलाइसिस से बनेंगे ये 2H, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, क्योंकि O आधा ही बनेगा। यदि 2 वाटर मॉलिक्यूल हों तो 4 4 एंड 1 O2 इस तरह से शो करते हैं। दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, नोट्स वगैरह में या बुक वगैरह में जैसा भी दिया हुआ है, हम यहाँ पर मानकर चलेंगे 12 मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जो वो कितने हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल से 2 प्रोटॉन, तो 12 से 12 दूनी 24 ही इलेक्ट्रॉन, और एक वाटर मॉलिक्यूल से आधा ऑक्सीजन, तो 12 से इसके आधे यानी 12 के आधे 6 ऑक्सीजन ये बनेंगे। तो यहाँ पर इसको यूं ध्यान में रख लें, 12 H2O, 24 H प्रोटॉन, 24 प्रोटॉन और 6 O2। ये O2 जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो काम में आ गए, तो ये इनमें कन्वर्ट हुए। अब आगे कौन सी चीजें हैं वो आगे के स्टेप में बढ़ेंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा ये कि यहाँ पर ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो फिर इंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह क्या है उसको भी हम आगे पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये इंटर होते हैं और वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉस्फोरिलेशन, तो फॉस्फोरिलेशन जो है वो ये कंप्लीट करते हैं, या इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। उस फोटोफॉस्फोरिलेशन के थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल बनाते हैं टोटल 18, और साथ में प्रोटॉन जो है वो बनाते हैं NADPH2। एक वाटर मॉलिक्यूल से एक NADPH2 बनता है, तो टोटल 12 से कितने बनेंगे, 12 NADPH2 यहाँ पर बन जाते हैं। NADPH2 को इस तरह से भी लिखा जाता है, ये NADP है, इसमें 2 प्रोटॉन की एंट्री हुई तो 2 प्रोटॉन इसके साथ में जुड़ गए, एक तो बन गया NADPH+H+। किताबों में यूं भी दिखाया हुआ है, ये शॉर्ट में इसको हमने इस तरह से लिख दिया। सही तरीके से यूं भी लिखा जा सकता है, बाकी सही तरीका तो एक्चुअल में ये है, लेकिन हम इसको इसी तरह से ध्यान में रखकर चलें। तो ये हो गया सेकेंड जो स्टेप है वो। तो सेकेंड स्टेप जो है उसमें क्या हुआ, सेकेंड स्टेप के अंदर एक फॉर्मेशन होता है किनका, बी स्टेप जो है ये कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2 अकर्स। ठीक है, ये सारा होता है ग्रेना में, ये पार्ट क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये ग्रेना है, और ग्रेना में लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, और ये लाइट रिएक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब जो ATP और NADPH2 वो इससे बाहर निकलेंगे, यानी ये आएंगे कहाँ पर है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में RUDP एक मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA में, और फिर वापस इसमें ये बन जाता है, लेकिन बदले में बीच में C6H12O6 ये बन जाता है। और इसके लिए एटमॉस्फेयर से यानी बाहर से CO2 के 6 मॉलिक्यूल अंदर इंटर होते हैं, और पहली रिएक्शन में लाइट रिएक्शन में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल गए, तो ऑक्सीजन पहले रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन जो है वो बाद में होता है, और इसमें यूज में आते हैं ये ATP और NADPH2। तो यहाँ पर CO2 की एंट्री हुई और ये इसमें कन्वर्ट हो गई। बीच में जो अलग अलग स्टेप होते हैं उसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल फिर से काम में आ जाते हैं। इस तरह से ये दोनों चीजें, यानी ये तीसरा स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप जो है यानी C, इस स्टेप में क्या हुआ, ATP एंड NADPH2 दैट्स आर प्रोड्यूस इन द सेकेंड स्टेप
used in a reduction of a CO2 into C6H12O6। ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको ग्लूकोज मॉलिक्यूल में रिड्यूस कर देते हैं, उसका रिडक्शन कर देते हैं, जिससे फूड का फॉर्मेशन होता है और इसमें यूज आते हैं एटीपी और NADPH2। तो ये 3 अलग अलग स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप। तो इनको आप लाइनर डायग्राम के थ्रू यूं ध्यान में रख लें, बाकी डायग्राम जो है वो आपको नोट्स वगैरह में प्रोवाइड करवा दिया। अब इसमें ये 3 अलग अलग जो स्टेप हैं, वैसे इनको हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है इसको 2 रिएक्शन में डिवाइड करते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक क्या थी, डार्क रिएक्शन। ये है लाइट रिएक्शन, ये है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में 2 स्टेप हैं, डार्क रिएक्शन में थर्ड स्टेप जो है वो आता है। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है, ग्रेना में, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में। अब इस बेसिस पर देखें तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में डिफरेंट जो है वो लिखने आते हैं, तो उनको आप ध्यान में रख लोगे। इसमें ये होगा एक तरफ लाइट एक तरफ डार्क रिएक्शन जो है वो लिख दें, बाकी अंतर जो है जो ध्यान में आ रहे हैं उनको लिख दें। इन लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्राना, डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। ये कहाँ होती है, ग्रेना में, ये स्ट्रोमा में। इसके अलावा इन लाइट रिएक्शन लाइट इज नेसेसरी, या इट कंप्लीट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट कंप्लीट्स इन द अब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक, इसके अलावा द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स इन ए लाइट रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर इन ए डार्क रिएक्शन। रिलीज ऑफ फोटो अकर इन लाइट रिएक्शन, release of O2 does not occur in a dark reaction. ATP and NADPH2 forms in the light reaction, ये light reaction में form यानी बनते हैं या produces in the light reaction, and ATP and NADPH2 used in a dark reaction, produce होते हैं light reaction में, use होते हैं dark reaction में। Assimilation of CO2 does not occur in a light reaction. Assimilation of CO2 occurs in a dark reaction. And the formation of a food, या synthesis of food occurs in a also dark reaction. तो ये लाइट और डार्क रिएक्शन जो है उसमें अंतर है। तो यहाँ पर हमने ये शॉर्ट स्टडी जो है, संक्षेप में पूरा सार जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ा है। इसी पार्ट को हम आगे और पढ़ेंगे, यानी ये कह सकते हैं पूरा चैप्टर जो है वो यही है। इसी को हम आगे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर करके पूरा चैप्टर जो है उसकी स्टडी हमें करेंगे। तो वो कल की क्लास से शुरू करते हैं, आज के लिए इतना ही। तो आज में एक तो ये डायग्राम ध्यान में रख लें, 3 स्टेप होते हैं वो ध्यान में रखें, और इसके बेसिस पर लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या अंतर होता है उसको ध्यान में रखें। तो आज में इतना ही, धन्यवाद।